कहानी है हमारे हीरो यू हाउ की, जिसने सिर्फ 6 साल की उम्र में ही असुरा गॉड की स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट कर लिया था। यू हाउ बचपन में काफी ज्यादा कमजोर था क्योंकि उसे लेवल 10 तक पहुंचने में बाकी लोगों से 2 साल ज्यादा लगे थे। यू हाउ अपनी इस कमजोरी को कल्टीवेशन के रास्ते में नहीं आने देता क्योंकि वो काफी ज्यादा मेहनती था और उसकी किस्मत में ही महान बनना लिखा है। यू हाउ ने अपनी सबसे पहले स्पिरिट रिंग ही 1 मिलियन ओल्ड स्पिरिट बीस्ट की हासिल की थी। ये बात मानना थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि टैंगसेन को भी शुरू में इतनी डिवाइन स्पिरिट रिंग नहीं मिली थी। यू हाउ की ये रोमांटिक स्टोरी उसी दिन से शुरू हुई जब यू हाउ 6 साल का था और वो कल्टीवेशन के दौरान अपनी स्पिरिट आइज को एक्टिवेट कर लेता है। टैंगसेन भी गोल्ड रेल में यू हाउ को एक उभरते हुए सितारे की तरह देख रहा था, साथ ही साथ उसे अपनी डोलू कॉन्टिनेंट की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। जियावो टैंगसेन को परेशान देखकर उसे सवाल करते हुए कहती है कि टैंगसेन, क्या तुम ठीक तो हो? कहीं तुम्हें दोबारा से डोलू कॉन्टिनेंट की फिक्र तो नहीं हो रही? जिस पर टैंगसेन उदासी के साथ बताते हुए कहता है कि यहाँ सेलेस्टियल रेल्म में बस एक दिन है, मोर्टल रेल्म के पूरे 1 साल के बराबर है। मैं नीचे जाकर डोलू कॉन्टिनेंट में ज्यादा वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे यहाँ पर अच्छाई और बुराई को कंट्रोल रखना है, जिसके लिए मुझे यहाँ सेलेस्टियल रेल्म में ही रहना होगा। और नीचे की तरफ डोलू कॉन्टिनेंट तेजी के साथ बदल रहा है। आज से 4000 साल पहले सन मून कॉन्टिनेंट ने डोलू कॉन्टिनेंट पर हमला कर दिया था। क्योंकि डोलू कॉन्टिनेंट के पास मेरी टैंक लैंड के हिडन वेपन है, इसका इस्तेमाल करके पहले तो उन लोगों ने खुद को बचा लिया, पर सन मून एम्पायर बाज नहीं आने वाला। वो हर हाल में जीतना चाहता है। पहले यहाँ सोल लैंड में 2 कॉन्टिनेंट थे, अब वो डिवाइड होकर 4 एम्पायर्स में बदल चुके हैं। दूसरी तरफ मेरा टैंक लैंड भी 4000 साल के उतार चढ़ाव की वजह से अपनी ताकत खो रहा है। मैंने टैंक लैंड को खुद अपने हाथों से बनाया था, मैं उसे यूं मिटता हुआ नहीं देख सकता। ये मुझे काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा है। जियावो टैंगसेन से कहती है कि पूरे 10,000 साल गुजर गए, इतना थोड़ा बहुत बदलाव तो होना ही था। लेकिन तभी अचानक टैंगसेन को उस उभरते हुए सितारे के बारे में याद आता है, जिसके बारे में वो जियावो को भी बता रहा था। वो उसे कहता है कि आज के दिन मैंने एक नया उभरता हुआ सितारा देखा। मैंने उस लड़की की किस्मत में जानकर देखने की कोशिश की जहाँ मैं ज्यादा कुछ तो देख नहीं पाया, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम हो गया कि उसका टैंक लैंड के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक रहने वाला है। टैंगसेन और जियावो की बेटी टैंग वुटोंग भी वही एक दरख्त पर बैठकर यहाँ अपने फादर की सारी बातें सुन रही थी, जहाँ वो एक्साइटेड होते हुए कहती है कि डोलू कॉन्टिनेंट, यकीनन ये जगह बहुत ही खूबसूरत होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ डोलू कॉन्टिनेंट के ड्यूक मैंशन पर आ जाता है, जहाँ हम यू हाउ को देखते हैं। वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ ड्यूक मैंशन की तरफ देख रहा था, जिसे वहाँ पर मौजूद गार्ड्स देखकर उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। और इन लोगों की बातों से हमें मालूम होता है कि यू हाउ अपने फादर से बहुत ही नफरत करता है। इवन कि यू हाउ ने अपना सरनेम चेंज कर अपने फादर का नाम हटाते हुए वहाँ पर अपनी मदर का नाम लगा लिया था। वो गार्ड्स अपने मास्टर की बुराई नहीं सुन सकते थे। वो उससे कहते हैं कि क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम जानते नहीं कि हमारे मास्टर कितने पावरफुल है? लेकिन दूसरी तरफ यू हाउ अपने स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से निकल गया था, जिसके बारे में उन गार्ड्स को कुछ भी समझ नहीं आ पाता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। दूसरी तरफ हम मास्टर ड्यूक को देखते हैं, जो कि अपने सिपाहियों के साथ जंग से वापस लौट कर आ रहे थे, लेकिन अभी भी यू हाउ दूर से खड़ा उन्हें गुस्से के साथ घूर रहा था। लेकिन मास्टर ड्यूक के देखने से पहले यू हाउ वहाँ से चला गया था। दोस्तों, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर यू हाउ को अपने फादर से इतनी नफरत क्यों है? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यू हाउ की मदर असल में एक नौकरानी थी, जिससे मास्टर ड्यूक को प्यार हो चुका था और उन्हीं का बेटा यू हाउ है। लेकिन अपनी खानदान की इज्जत की वजह से मास्टर ड्यूक कभी उनसे शादी नहीं कर पाते और इसी वजह से उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, जहाँ मास्टर ड्यूक ने दोनों को ही एक अच्छे से मेंशन में रखा हुआ था। वो खुद तो हमेशा जंग में मसरूफ रहते थे। उनको कभी मालूम ही नहीं हुआ कि उनकी सेकंड वाइफ ने यू हाउ की मदद को मेंशन से बाहर निकाल दिया था, जहाँ वो बहुत ही बुरी तरीके से बीमार हो चुकी थी। इसी बीमारी से काम करते करते उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जहाँ एक दिन वो मरने से पहले यू हाउ को एक व्हाइट टाइगर डैगर देते हुए कहती है कि यू हाउ, इसे लो और खुद की जिंदगी खुद जियो। अपनी माँ को खोने के बाद यू हाउ गुस्से के साथ कसम खाता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल मास्टर बनकर वापस आएगा ताकि वो अपनी माँ के लिए इंसाफ ले सके। ये कहने के बाद यू हाउ अगले 5 साल तक लगातार कोशिश करते हुए लेवल 10 तक पहुँच गया था और अब उसे एक स्पिरिट रिंग चाहिए होगी, जिसके लिए यू हाउ अकेले ही अपने आगे के सफर के लिए जिंग डाउ फॉरेस्ट के लिए निकल चुका था, क्योंकि वहाँ पर उसे मालूम था कि मुझे कोई ना कोई स्पिरिचुअल बीस्ट मिल जाएगा, जिसे मारकर मैं एक स्पिरिट रिंग हासिल कर सकता हूँ। यू हाउ स्पिरिचुअल बीस्ट की तलाश में उस जंगल की काफी ज्यादा गहराई में चला गया था, जहाँ रास्ते में उसे प्यास और भूख लग गई थी। इसलिए यू हाउ वहाँ पास ही मौजूद एक झरने के पास चला गया था, जहाँ पानी पीने के बाद अब वो कुछ मछलियाँ पकड़ने का सोच रहा था। इन मछलियों को पकड़ने के लिए वो एक लकड़ी को अपने व्हाइट टाइगर ब्लेड से शार्प कर रहा था, जहाँ उसे अपने मदर की कुछ बातें याद आती है। यू हाउ की माँ ने उसे कहा था कि मास्टर ड्यूक ही तुम्हारे फादर है, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यू हाउ तो उनसे नफरत करता है। इसी गुस्से और नफरत के साथ हम देखते हैं कि यू हाउ ने एक बार फिर से अपनी स्पिरिट आइज की पावर्स एक्टिवेट कर ली थी, जिसकी वजह से हमें मालूम होता है कि उसके आसपास की चीजें स्लो
हो जाती है और यूहो ने इन पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ पर काफी सारी मछलियाँ भी पकड़ ली थी। यूहो उन मछलियों को ग्रिल करके खाने वाला था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की टैंगिया आ जाती है, जिसकी आंखों में इन मछलियों के लिए काफी ज्यादा लालच दिख रही थी। वो यूहो से कहती है कि इसकी स्मेल तो काफी अच्छी आ रही है, क्या तुम मुझे ये बेचोगे? लेकिन यूहो तो उसका चेहरा देखकर समझ गया था कि अगर ये मछली मैंने इसे ना दी तो ये मुझे जिंदा खा जाएगी। इसलिए यूहो मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहता है कि अगर तुम चाहो तो इसे फ्री में खा सकती हो, जिस पर हम देखते हैं कि टैंगिया बुकड़ों की तरह उस मछली पर झपट गई थी। तभी अचानक वहाँ पर एक दूसरा लड़का भी आ जाता है जिसका नाम बीबी था। वो यहाँ पर टैंगिया को देखकर कहता है कि बुक्कड़ लड़की, तुमने देखा नहीं अभी तक तो उस बेचारे ने भी नहीं खाया था। टैंगिया को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ यूहो मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। साथ ही साथ वो बीबी से भी कहता है कि क्या तुम भी एक खाओगे? बीबी यूहो की ये बात सुनकर कहता है कि फिर तुम क्या खाओगे? जिस पर यूहो कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे पास और भी मछलियाँ हैं, मैं उन्हें बारबेक्यू करके खा लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों ही एक जगह पर बैठकर ग्रिल मछलियाँ खाना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक दूसरे से खुद का इंट्रोडक्शन भी करवा लिया था। टैंगिया को यहाँ पर यूहो की ये ग्रिल मछली तो काफी ज्यादा पसंद आती है, उससे तो खुशी से रहा नहीं जाता। कुछ देर के अच्छे टाइम के बाद यूहो खड़ा होकर इन लोगों को गुड बाय करते हुए कह रहा था कि अब मुझे चलना चाहिए। यूहो को जिंगडाओ फॉरेस्ट की तरफ जाता हुआ देखकर टैंगिया कहती है कि वो तो जिंगडाओ फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है, वहाँ पर तो खतरनाक सोल बीस्ट होंगे। जिस पर बीबी कहता है कि मैंने उसकी सोल पावर महसूस की थी, मुझे यकीन है कि उसे एक सोल रिंग की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि वो मुझे काफी ज्यादा कमजोर लगा, वो वहाँ पर जाकर खुद की लाइफ को खतरे में डाल रहा है। दूसरी तरफ यूहो इन बातों को ना सुनते हुए जिंगडाओ फॉरेस्ट के अब सोल बीस्ट टेरिटरी में पहुंच चुका था, जहाँ उसे काफी ज्यादा खूबसूरत सोल बीस्ट एंड सोल प्लांट्स देखने को मिलते हैं। उससे मालूम नहीं था कि उसका आगे किस खतरे से सामना होने वाला है। यूहो को यहाँ इससे पहले कि बनक भी लग पाती, तभी अचानक वहाँ पर एक मंकी सोल बीस्ट ने यूहो पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे यूहो डॉज करते हुए पीछे हट जाता है। वो मंकी स्पिरिट बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि अपने एनर्जी अटैक सीधा यूहो पर कर देता है। यूहो ने उस अटैक को रोकने के लिए अपना व्हाइट टाइगर डैगर बाहर निकाल लिया था, लेकिन वो जानता था कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा। यूहो इस एनर्जी अटैक से टकराकर दूर जा गिरता है, जहाँ उसके हाथ से व्हाइट टाइगर डैगर भी गिर चुका था, लेकिन वो जानता था कि अभी तक ये फाइट खत्म नहीं हुई, इसलिए वो जल्दी से भागते हुए दोबारा अपने डैगर को उठा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ उस मंकी ने भी यूहो को पकड़ लिया था, जहाँ यूहो के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपने डैगर का इस्तेमाल करके उस मंकी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो मंकी बीस्ट तो और भी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए अब यूहो पर अपना सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी अटैक करने वाली थी। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो अपने स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से आसपास की चीजें धीमी हो चुकी थी। यूहो इसी मौके का फायदा उठाकर अपने व्हाइट टाइगर डैगर से उस मंकी बीस्ट को जान से मार देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहो जख्मी होने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। साथ ही साथ उसने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी भी इस्तेमाल कर दी है, वो अब अपने पैरों पर भी सही से खड़ा नहीं हो पा रहा। मंकी बीस्ट के मरने की वजह से उसकी सोल रिंग निकल कर बाहर आ गई थी। यूहो उसे देख भी पा रहा था, पर अब यूहो के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इसे एब्जॉर्ब कर पाए। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो के आसपास चारों तरफ एक कोल्ड ऑरा फैल गया था, साथ ही साथ वहाँ पर एक और बड़ा स्पिरिचुअल बीस्ट आ गया था। यूहो को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, उसे ठंड भी लग रही थी, लेकिन अब उसके पास इतनी एनर्जी नहीं कि वो खड़ा होकर भाग सके। जबकि साथ ही साथ हम यहाँ पर उस क्यूट से सोल बीस्ट को भी देखते हैं, वो यूहो के सामने आकर खड़ा हो गया था। उसकी एट्रीब्यूशन आइस पावर्स थी, जिसकी वजह से यूहो वहीं पर फ्रीज होकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम यूहो की सोल सी को देखते हैं, जहाँ पर वो 10 लाख साल पुराना सिल्क वर्म पहुंच चुका था। यहाँ आने के बाद उस आइस एट्रीब्यूशन वाले सिल्क वर्म को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, जिसका नाम टियानमिंग है। टियानमिंग खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे एक सोल मास्टर की बॉडी मिल गई, अगर ये मुझे ना मिली होती तो मैं मर जाता। लेकिन तभी अचानक टियानमिंग देखता है कि यूहो की बॉडी में पहले से एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस एनर्जी मौजूद है, जो कि टियानमिंग के साथ यूहो की बॉडी के लिए कंपटीशन कर रहा था। वो टियानमिंग को यूहो की बॉडी पर पूरी तरीके से काबू करने नहीं देता। टियानमिंग भी समझ चुका था कि मैं इस एनर्जी के साथ फाइट नहीं कर सकता, इसलिए अभी के लिए मुझे सारा के सारा फोकस यूहो की बॉडी पर करना होगा, ताकि मैं जल्द से जल्द इसे स्टेबल बना सकूं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि लेवल 10 का वॉरियर 400 साल से ज्यादा की स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और टियानमिंग तो खुद 10 लाख साल पुराना स्पिरिट बीस्ट है, इसलिए उसकी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना यूहो के लिए इम्पॉसिबल जैसा है। पर चूंकि टियानमिंग खुद ही यूहो के साथ मर्ज होना चाहता है, इसलिए उसने यूहो की बॉडी में 10 सील्स क्रिएट कर दिए थे, जो कि टियानमिंग की 10 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग की पावर सिर्फ 400 साल की स्पिरिट रिंग के बराबर कर देता है। बाकी की पावर उसने लॉक कर दी थी, जिसकी वजह से अब यूहो होश में आ चुका था। लेकिन यूहो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस जगह पर मौजूद है। यहाँ टियानमिंग उसे बताता है कि ये तुम्हारी सोल सी है बेवकूफ, लेकिन यूहो को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो हैरान होते हुए कहता है कि वैसे तुम कौन हो, जिस पर टियानमिंग उससे खुद का इंट्रोडक्शन करवाता है। साथ ही साथ वो यूहो को बताता है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने ज्यादा बेवकूफ होगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिट एनर्जी है। इस स्पिरिट एनर्जी को तुम
स्पिरिट पावर की तरह अपने आंखों के थ्रू इस्तेमाल करते हो, ये तुम्हारी बॉडी में पहले से ही मौजूद है। यूहो की तो ये सारी बातें सर के ऊपर से जा रही थी, जिस पर टियानमिन कहता है कि चलो मैं तुम्हें सिंपल करके बताता हूँ। मैं हूँ एक 10 लाख साल पुराना स्पिरिट बीस्ट। पूरे सोल लैंड में मेरे जैसा स्पिरिट बीस्ट कोई मौजूद नहीं, और मैंने खुद की स्पिरिट रिंग तुम्हें दे दी है, यानी कि तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आज के बाद तुम मुझे बड़ा भाई टियानमिन कहकर पुकारोगे। यूहो ये सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि तुम तो 1 मिलियन साल पुराने स्पिरिचुअल बीस्ट हो, जबकि मैं तो लेवल 10 का वॉरियर हूँ। 400 साल से बड़ी की स्पिरिट रिंग तो मैं अब्सॉर्ब भी नहीं कर सकता, और इसके अलावा तुम जैसा पुराना स्पिरिचुअल बीस्ट भला मुझ जैसे को क्यों चूज करेगा। टियानमिन ये सुनकर मुंह बनाते हुए कहता है कि किसने कहा मैंने तुम्हें चूज किया, मुझे तो बस करना पड़ा, अगर मैं ना करता तो शायद मैं मारा जाता। साथ ही सर वो यूहो को दिखाते हुए कहता है कि देखो मैंने यहाँ पर 10 सील बनाकर रखी हुई है, जिन्होंने मेरी पावर्स थोड़ी कम कर दी। अब मेरी स्पिरिट रिंग 400 ईयर्स के बराबर है। साथ ही वो यूहो को ये भी बताता है कि जैसे जैसे तुम कल्टीवेट करोगे तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, उसी तरह तुम्हारी ये रिंग भी बदलती चली जाएगी। जो सुनकर यूहो काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली दफा होगा जो कि स्पिरिट रिंग भी खुद के फॉर्म को चेंज करते हुए धीरे धीरे पावरफुल होती चली जाएगी। इसके बाद टियानमिन कहता है कि सिर्फ यही नहीं, मैंने तुम्हें 4 स्पिरिट सोल टेक्निक्स भी दी है। हाँ मेरे पास कोई स्पिरिट बोन तो नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारा स्पिरिट गार्डियन बन चुका हूँ। यूहो का तो ये सब सुनकर खुशी से ठिकाना नहीं रहता कि मेरे पास स्पिरिट गार्डियन होने के साथ साथ 4 सोल टेक्निक्स भी है। टियानमिन यूहो से पूछता है कि ये सब मजेदार है ना, जिस पर यूहो भी चोमू की तरह सर हिला रहा था, लेकिन तभी टियानमिन उस पर एक बड़ा सा बॉम्ब पड़ता है। वो उसे बताता है कि मैंने जो तुम्हें स्पिरिट रिंग दी है वो आइस एट्रीब्यूशन स्पिरिट रिंग है, इसलिए तुम उसे अच्छी तरीके से यूज नहीं कर सकते। तुम्हें और स्पिरिट रिंग चाहिए होंगी जो कि आइस की पावर्स रखती हो, फिर धीरे धीरे करके तुम इन चारों टेक्निक्स को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। यहाँ ये बातें सुनकर यूहो उससे सवाल करता है कि वैसे तुम बताना चाहोगे कि मेरी 4 टेक्निक्स है क्या, जिस पर टियानमिन उसे जवाब देते हुए कहता है कि वो तो तुम्हें खुद ही मालूम करनी होगी, लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ सपोर्ट टाइप की टेक्निक ही इस्तेमाल कर पाओगे। तुम्हारे अटैक सोल टेक्निक्स काफी ज्यादा वीक है, तुम खुद ही बहुत वीक हो, तुम्हें अपनी बॉडी पर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। यूहो ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि अब मुझे धीरे धीरे कुछ कुछ समझ आ रहा है, मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मैं कामयाब बन सकूं। टियानमिन को अब दूसरी तरफ नींद आने लगी थी। वो यूहो की ये बात सुनकर कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में कोई बात तो बैठ गई, अब चलो भागो यहाँ से, मुझे नींद आई है। और ये कहती ही वो यूहो को उसकी सोल सी से बाहर निकाल देता है। यहाँ दूसरी तरफ बैराम देखते हैं कि टेंगिया और बीबी को यूहो मिल चुका था, लेकिन वो बेहोशी की हालत में था। वो दोनों से जगाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ मिस्टर बीबी उसके पर्स चेक करते हुए कहता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर तो नॉर्मल है और ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लगता है कि ये सोल वॉरियर से कल्टीवेट करके सोल मास्टर बन गया, लेकिन अभी तक इसकी बॉडी इस पावर को अडॉप्ट नहीं कर पाई। हमें इसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, ये जल्द ही होश में आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मिस्टर बीबी को वही मरा हुआ मंकी दिखाई देता है, जो कि बस सिर्फ 10 साल पुराना ही था, इसलिए मिस्टर बीबी को लगता है कि शायद यूहो ने इसी की स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब की होगी। ये उसके लिए काफी ज्यादा बुरा हुआ। यहाँ पर जब वो ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक हम देखते कि यूहो होश में आ गया था, जो कि इन दोनों को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ टेंगिया और मिस्टर बीबी यूहो को होश में आता देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो उससे कहती है कि शुक्र है तुम होश में आ गए, अगर तुम यूं ही ज्यादा देर तक बेहोश रहते तो हम तुम्हारी हिफाजत ना कर पाते। जिस पर यूहो उनसे सवाल करते हुए कहता है कैसी हिफाजत। टेंगिया उसे कहती है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ पर कितने खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट मौजूद है। यहाँ ये कहते हुए टेंगिया और मिस्टर बीबी की स्पिरिचुअल रिंग्स यूहो ने देख ली थी, जहाँ वो हैरान होते हुए कहता है कि टेंगिया के पास 2 स्पिरिचुअल रिंग्स है और वो दोनों 100 ईयर प्लस है, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर बीबी के पास तो 3 स्पिरिचुअल रिंग्स है, जिसमें से 2 100 साल पुरानी है और एक तो 1000 साल पुरानी। यूहो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मिस्टर बीबी तो उससे बस 3-4 साल बड़े ही लग रहे थे, उसके बावजूद भी वो लेवल 30 का वॉरियर है। यहाँ पर जब यूहो ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक इन लोगों को एक दतूरा स्नेक दिखाई देता है, जिसे देखकर तो टेंगिया काफी ज्यादा खुश हो गई थी। टेंगिया और मिस्टर बीबी भी यहाँ पर किसी सोल बीस्ट को ही पकड़ने के लाए हुए थे, इसलिए टेंगिया कहती है कि ये दतूरा स्नेक ये काफी ज्यादा काम का है, मुझे यही चाहिए। दोस्तों दतूरा स्नेक ये वही है जिसका पहला शिकार टैंक सेंग ने किया था। ये 1000 साल पुराना स्पिरिचुअल बीस्ट है। मिस्टर बीबी टेंगिया की ये बात सुनकर कहता है ठीक है, तुम यूहो की हिफाजत करो, इससे मैं अकेले संभाल लूंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि टेंगिया ने अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। ये देखकर तो यूहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि टैंक सेंग के पास भी बिल्कुल यही पावर्स थी। मिस्टर बीबी यहाँ पर अपनी लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते उस दतूरा स्नेक पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर उस स्नेक की रफ्तार तो बहुत ही ज्यादा तेज थी। वो तेजी के साथ मूव करते हुए टेंगिया और यूहो के पीछे आ गया था, जहाँ वो उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है। टेंगिया यहाँ पर भागते भागते खुद को बचाने के साथ साथ यूहो की भी हिफाजत कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर बीबी उस स्नेक को मारने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर बीबी को फाइट करता हुआ देखकर टेंगिया यूहो को बताती है कि बीबी के पास एक टी-रेक्स ड्रैगन की सोल रिंग है, जिसकी वजह से वो अपनी ब्लू लाइटनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दतूरा स्नेक की स्पीड बहुत ही तेज है, इसलिए वो उसे अपने टारगेट में लॉक नहीं कर पा रहा
यूहो तो पहले ही टेंगिया और मिस्टर बीबी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था, क्योंकि उसकी माँ के बाद ये दूसरे वो इंसान है जिसने यूहो की बिना सोचे समझे हिफाजत की। इसलिए यूहो उन दोनों की मदद करना चाहता था। यहाँ पर टियानमिंग यूहो से कहता है कि अगर तुम मदद करना चाहते हो तो स्पिरिट डिटेक्शन टेक्निक का यूज करो। मैंने इस टेक्निक को ऑलरेडी तुम्हारी मेमोरीज में इंजेक्ट कर दिया है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि यूहो अपने स्पिरिट डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। यूहो दिखाना चाहता था कि मैं कोई यूजलेस इंसान नहीं हूँ, इसलिए वो अपनी स्पिरिट डिटेक्शन की पावर्स को मिस्टर बीबी और टेंगिया के साथ शेयर कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टेंगिया और मिस्टर बीबी के आसपास की चीजें स्लो हो गई थी। मिस्टर बीबी ये देखकर काफी जरा हैरान हो गया था कि वो अपने आसपास की हर छोटी से छोटी मूवमेंट को भी महसूस कर पा रहा है। वो सोच पा रहा है कि मुझे कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए। मिस्टर बीबी को इसी एक्साइटमेंट के साथ दतूरा स्नेक की वीक पॉइंट का मालूम हो चुका था, इसलिए वो जंप करते हुए अपने स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करके उसने दतूरा स्नेक को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। टेंगिया भी इसी मौके का फायदा उठाकर तेजी के साथ जाते हुए स्नेक को जान से मार देती है। दतूरा स्नेक के मरने के बाद उसकी बॉडी से 1000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग निकलकर बाहर आ गई थी, जिसे टेंगिया वहीं पर बैठकर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी देखता है कि यूहो काफी ज्यादा थक चुका है, इसलिए वो फौरन उसके पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि थैंक यू, अगर तुम अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल ना करते तो शायद इसे हराना और ज्यादा मुश्किल हो जाता। साथ ही साथ मिस्टर बीबी कहते हैं कि टेंगिया ऑलरेडी लेवल 30 तक पहुंच चुकी थी, उसे आगे ब्रेक थ्रू करने के लिए एक सोल रिंग की जरूरत थी। वो जागने के बाद जरूर तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगी। जिस पर यूहो कहता है नहीं नहीं, शुक्रिया की कैसी बात, तुम लोगों ने पहले मेरी हिफाजत की, फिर मेरा भी कुछ फर्ज बनता था। यहाँ यूहो के दिल में ऑलरेडी एक बात चल रही थी, जिसे वो बेचैनी के साथ मिस्टर बीबी से सवाल करते हुए पूछता है। यूहो कहते हैं कि टेंगिया की गार्डियन सोल तो एक सिल्वर ब्लू ग्रास है। मैंने सुना है कि सी गॉड टेंगसेंग के पास भी बिल्कुल यही सोल गार्डियन थी। ये सुनकर मिस्टर बीबी कहता है कि तुम सी गॉड टेंगसेंग के बारे में बहुत कुछ जानते हो। जिस पर यूहो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पूरे सोललैंड में हर बंदा ही उसके बारे में जानता है। बचपन में अक्सर मेरी माँ टेंगसेंग की कहानियाँ मुझे सुनाया करती थी। वो बताती थी कि कैसे एक वॉरियर ने पूरे डोलू कॉन्टिनेंट के फ्यूचर को बदल दिया। सी गॉड टेंगसेंग ने टेंग सेक्ट को बनाया, जबकि साथ ही साथ उसने वुहान एम्पायर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। सोललैंड में कोई भी उस जैसा सोल मास्टर नहीं था। उसने सारी मॉर्टल बाउंड्रीज को ब्रेक कर दिया, जिसके बाद आखिरकार वो एक गॉड बन गया। मिस्टर बीबी ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, टेंगिया के पास भी एक ब्लू सिल्वर ग्रास है, लेकिन उसकी ये गार्डियन सोल सी गॉड टेंगसेंग की जितनी पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि टेंगिया काफी जरा बहादुर है। वो आजकल टेंग सेट की मास्टर है। यूहो की ये सारी बातें सुनते हुए अचानक से सर चकराना शुरू हो गया था, जहाँ मिस्टर बीबी उससे कहता है कि तुम्हारी सोल पावर ड्रेन हो चुकी है, चलो मैं तुम्हारी इसमें मदद करता हूँ। और ये कहती है वो यूहो को हील करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ टेंगिया अपनी जगह पर बैठकर कल्टीवेट कर रही थी। थोड़ी देर में टेंगिया उस स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करके होश में आ चुकी थी, जहाँ मिस्टर बीबी टेंगिया को बताता है कि तुम्हारी मदद यूहो ने की, मुझे लगता है कि तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ यूहो तो दोबारा से बेहोश हो चुका था। वो जैसे होश में आता है वो सबसे पहले देखता है कि टेंगिया उसके बहुत ही ज्यादा करीब आई हुई थी। ये देखकर तो यूहो डर चुका था। टेंगिया यहाँ पर यूहो का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि तुम मुझे काफी अच्छे लगे, क्या तुम मेरा टैंक सेट ज्वाइन करना चाहोगे? मेरा टैंक सेट एक टाइम पर नंबर 1 सेट हुआ करता था, जबकि हमारे सेट के काफी आर्ट्स और टेक्निक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। ये कहती है वो यूहो को अपने सेट के हिडन वेपन्स, डेविल हैंड और इवन के शैडो डांसिंग टेक्निक के बारे में बताती है, जो कि सारे के सारे टेंगसेंग ने बताए थे। यूहो यहाँ पर टेंगिया की सारी बातें बहुत ही ज्यादा गौर से सुन रहा था। वो एक्साइटमेंट में खड़ा होकर कहता है कि बचपन से लेकर आज तक तुम दोनों से मिलना मेरी सबसे ज्यादा खुशकिस्मती है, क्योंकि तुम दोनों ने मुझे बार बार बचाया। आज तक मेरे साथ इतना अच्छा कोई भी नहीं रहा, और उसके बाद तुम लोगों ने मुझे अपने सेट को भी ज्वाइन करने के लिए कहा। मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। ये सुनकर तो टेंगिया भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो इन दोनों को अपने पास लाते हुए कहती है कि चलो अब हमें आगे का सफर करना चाहिए, जहाँ रास्ते में चलते हुए हम ट्रेनिंग भी करेंगे। इसके बाद इन लोगों का टैंक सेट की तरफ जाते हुए ये प्यारा सा सफर शुरू हो गया था, जहाँ रास्ते में ये लोग काफी मजे करते हैं। जबकि साथ ही साथ रास्ते में मिस्टर बीबी धीरे धीरे करके यूहो को अपने सेट की टेक्निक्स के बारे में बता रहा था, जिसमें से डेविल पर्पल आइस, गोस्ट डांसिंग और हिडन वेपन्स भी उसे वो दिखाता है। यूहो उन सारे बेसिक टेक्निक्स को सीखने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन यूहो तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पर वो हार नहीं मानता। मिस्टर बीबी भी बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे। हमें देखने को मिलता है कि वो टेंगिया से शायद प्यार करते हैं, जबकि साथ ही साथ वो अपने मन में कहती है कि यूहो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन आज तुमने मेरी मदद की, इसका एहसान मैं जरूर चुकाऊंगा। ये कहते हुए इन लोगों का ये सफर यूं ही आगे चलते चलते आखिरकार श्रेक अकेडमी तक पहुँचने पर खत्म हो जाता है, जहाँ पहुँचने पर टेंगिया यूहो को बताती है कि ये सामने है पूरी दुनिया के सबसे नंबर 1 श्रेक अकेडमी। दुनिया के सबसे बेस्ट एंड टैलेंटेड से टैलेंटेड स्टूडेंट यही से निकल कर जाते हैं। यूहो ने भी श्रेक अकेडमी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए श्रेक अकेडमी को देखकर उसकी आंखों में चमक आ चुकी थी। वो जानता था कि लेजेंडरी 7 श्रेक डेविल्स की टीम यहीं से निकल कर गई थी, जिन्हें लीड कर रहा था टेंगसेंग। ये अकेडमी किसी को भी आसानी के साथ अपना डेसिबल नहीं बनाती। अगर इस अकेडमी में मेरा एडमिशन हो जाए तो ये मेरी
किस्मत की बात होगी। यूहो ये सारी बातें सोचते हुए खुशी के साथ श्रेक एकेडमी की तरफ देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम टैंग सेंग और जियाव वू को देखते हैं। वो भी सेलेस्टियल रेल्म से ये सारा एडवेंचर होता वो अपनी आंखों से देख रहे थे। साथ ही साथ हमें यहाँ पर टैंग सेंग और जियाव वू के दरमियान कुछ प्यारे लम्हे भी देखने को मिलते हैं। गॉडहुड में आने के बाद इन दोनों की जिंदगी काफी ज्यादा बेहतरीन हो चुकी है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यूं ही लॉन्ग वीडियोस चाहिए और आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह से लॉन्ग और अच्छी वीडियोस लाता रह सकूं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड में हमने देखा यूहो को एक्सीडेंटली एक 1 मिलियन ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग मिल जाती है, जबकि साथ ही साथ यहाँ पर यूहो की मुलाकात टांगिया और मिस्टर बीबी से भी हो गई थी, जिनकी यूहो अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक से मदद करता है ताकि वो दतूरा स्नेक को हरा सके। यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि टांगिया यूहो से काफी ज्यादा खुश हो गई थी, इसलिए वो यूहो से पूछती है कि क्या तुम मेरा टांग सेट ज्वाइन करना चाहोगे, जिस पर हम देखते हैं कि यूहो खुशी खुशी एग्री हो चुका था। ये जानने के बाद तो बीबी और टांगिया ने भी खुश होकर अपने क्लैन की सीक्रेट टेक्निक यहाँ यूहो को सिखाना शुरू कर दिए थे, जिनमें वो उसे डेवल पर्पल आइज और बाकी के सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। साथ ही वो लोग क्लैन की तरफ वापस आते हुए यूहो को भी अपने साथ ले आए थे, जहाँ यूहो पहली दफा श्रेक एकेडमी को देखता है और श्रेक एकेडमी को देखकर उसकी आंखें चमक गई थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहां ये तीनों ही श्रेक सिटी तक पहुंच चुके थे। टांगिया यहाँ पर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ यूहो और मिस्टर बीबी की तो सांसें फूल जाती है। टांगिया मुस्कुराते हुए कहती है कि आखिर तुम दोनों इतने स्लो क्यों हो, जिस पर यूहो कहता है कि हम स्लो नहीं बस तुम तेज हो। टांगिया दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए कहती है कि लो हम श्रेक सिटी पहुँच गए, जहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा बेस्ट एकेडमी श्रेक एकेडमी मौजूद है। मिस्टर बीबी भी यहाँ पर यूहो को श्रेक एकेडमी के बारे में बताते हुए कहती है कि तुम्हें श्रेक एकेडमी का ही डिसिपल बनना है, जिस पर यूहो अपने मन में खुश होते हुए कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं आता, मैंने श्रेक एकेडमी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, मैं क्या सारी दुनिया श्रेक एकेडमी के बारे में जानती है। यहाँ ये सारी बातें यूहो अपने मन में सोच ही रहा था, जबकि साथ ही साथ वो श्रेक सिटी की खूबसूरती से भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तभी अचानक टांगिया यहाँ पर यूहो से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, और वो ये है कि तुम्हें टंगसेंट क्लैन की तरफ से फ्री एडमिशन कोटा पर श्रेक एकेडमी बेचा जाएगा। जो सुनकर यूहो थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि फ्री कैसे। यूहो का ये सवाल सुनकर टांगिया जवाब देते हुए कहती है क्योंकि हमारे टंगसेट और श्रेक एकेडमी में काफी ज्यादा अच्छे रिलेशन है। हमारे टंगसेट की बुनियाद ही वही से शुरू हुई, जो भी हमारे श्रेक एकेडमी के डिसिपल ग्रेजुएट होते थे उन्होंने टंगसेट को ही ज्वाइन किया था, इसी वजह से रिलेशन काफी ज्यादा मजबूत हो गए। बेशक वक्त के साथ टंगसेट ने अपनी वो इज्जत खो दी, लेकिन अभी भी हमारा ये रिलेशन कायम है, जिसकी वजह से हमें हर साल फ्री एडमिशन कोटा मिलता है, और इसी वजह से यूहो श्रेक एकेडमी में तुम्हारा एडमिशन बिल्कुल फ्री होगा। ये जानकर यूहो काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर बीबी यूहो से कहता है ये जानते हुए तुम रिलैक्स बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि श्रेक एकेडमी हर 3 महीनों बाद न्यू स्टूडेंट्स को असाइन करती है, और अगर पुराने स्टूडेंट अपने पुराने असाइनमेंट्स को कंप्लीट ना कर पाए तो उन्हें एक्सपेल कर दिया जाता है। ये सुनकर तो यूहो जोश में आते हुए कहता है कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। जो सुनकर टांगिया मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ मुझे भी तुम पर पूरा यकीन है और मैं तुम्हारे एटीट्यूड से काफी इम्प्रेस हुई, इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। ये कहती है वो यूहो को एक स्टोरेज बेल देती है, जिस पर वो बताती है कि ये हमारे फर्स्ट चीफ का था और ये जनरेशन टू जनरेशन यूं ही पास होता जा रहा है। यूहो भी उस स्टोरेज बेल को लेकर काफी ज्यादा खुश था, जबकि दूसरी तरफ टांगिया कहती है कि चलो अब हमें श्रेक एकेडमी की तरफ चलना चाहिए। श्रेक एकेडमी में एंटर होते साथ ही यूहो देखता है कि चारों तरफ सोल गाइड्स भरे पड़े हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सोल गाइड्स असल में मशीनरी को कहते हैं, जिस पर मिस्टर बीबी भी बताता है कि हाँ हमारी श्रेक सिटी पूरी सोल गाइड से भरी हुई है और यहाँ के सोल गाइड्स पूरी कंट्री के सबसे ज्यादा एडवांस सोल गाइड्स है, जिस पर यूहो अपने मन में कहता है कि हाँ मैं भी ड्यूक मेंशन में रहा करता था, वहाँ पर भी सोल गाइड्स तो थे लेकिन इतने एडवांस बिल्कुल नहीं थे। इसी तरह से ये लोग आपस में बातें करते हुए आगे की तरफ जा ही रहे थे। तभी अचानक मिस्टर बीबी यहाँ पर यूहो को वार के बारे में भी बताता है कि कैसे आज से 4000 साल पहले सन मून एम्पायर ने डोलू कॉन्टिनेंट पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से इस जंग का आगाज हुआ। शुरू में तो डोलू कॉन्टिनेंट टंगसेट की सीक्रेट वेपन्स का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे वो खुद को बचा भी पाई, लेकिन दूसरी तरफ सोल गाइडेंस का भी रिवाइज तभी से शुरू हुआ, जिस पर फौरन टांगिया कहती है कि सोल गाइड्स कभी भी टंगसेट के हिडन वेपन्स की बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे हिडन वेपन्स भी है जो कि बड़े से बड़े गॉड को भी मार सकते हैं। यहाँ पर बीबी यूहो को बताता है कि टांगिया हमेशा ऐसा ही करती है, वो कभी भी सोल गाइड मशीनरी को अपना नहीं सकती। पर हाँ टांगिया मजाक भी नहीं कर रही, क्योंकि ये बात सच है, हमारे टंगसेट के पास कुछ ऐसे हिडन वेपन्स है जो कि किसी भी गॉड को जान से मार सकते हैं। अफसोस की बात है कि उतने पावरफुल हिडन वेपन्स अब हम नहीं बना सकते, उन्हें सिर्फ टंगसेट ही बना सकता था। अब के जो नॉर्मल और मामूली से हिडन वेपन है उन्हें सोल गाइड्स ने कब तक सरपास कर दिया। इस वजह से डोलू कॉन्टिनेंट पर
खतरा और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन जो हमारे शेक एकेडमी के पिछले हेड मास्टर थे, उन्होंने अपने साथ 60 सोल मास्टर्स को मिलाया, जिनका इस्तेमाल करके उन्होंने सन मून की एम्पायर आर्मी को खत्म कर दिया। और इसके बाद शेक एकेडमी को सारे कॉन्टिनेंट से अलग होकर बनाया गया। साथ ही साथ यहाँ पर टांगिया कहती है कि इसी जंग की वजह से हमारे टांग सेट की इज्जत खो गई, क्योंकि हमारे नॉर्मल हिडन वेपन से ज्यादा पावरफुल सोल गाइड्स यहाँ मार्केट में आ चुके हैं। यूहो ये सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज तो हो गया था, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर बीबी यूहो को बताते हैं कि वैसे सारे सोल मास्टर यहाँ पर सोल गाइड्स को एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ ऐसे भी सोल मास्टर है जो कहते हैं कि ये सोल गाइड्स हमारी ताकत का हिस्सा नहीं है, ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं, इसलिए हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ मिस्टर बीबी यहाँ पर यूहो को बताता है कि ये सोल गाइड्स सोल पावर को एब्जॉर्ब करती है, जिसे फिर वो किसी तरह की भी पावर में कन्वर्ट कर सकती है। इसी वजह से सोल मास्टर का सिस्टम भी थोड़ा सा अजीब हो चुका है, क्योंकि पहले जैसे एक सोल मास्टर फायर की पावर यूज कर सकता था तो वो आइस की नहीं कर सकता था, लेकिन अब ऐसा है कि वो किसी भी सोल गाइड्स का इस्तेमाल करके आइस एंड फायर दोनों यूज कर सकता है। यूहो ये सुनने के बाद अपने स्पिरिचुअल आइस का इस्तेमाल करते हुए साथ वाले आदमी के लाइटर को देख रहा था, जिस पर उसे जानने को मिलता है कि ये तो काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि अब सोल पावर एट्रीब्यूशन की लिमिट तो हट चुकी है। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी कहता है कि हाँ, और इसी वजह से ज्यादातर लोग अब सोल रिंग्स को एब्जॉर्ब नहीं करते, इसी वजह से उन लोगों की सोल रिंग भी वीक हो चुकी है। दोस्तों पहले डिफरेंट सोल रिंग्स को एब्जॉर्ब करके मुख्तलिफ पावर्स को एक्टिवेट किया जाता था, लेकिन अब तो सोल गाइडेंस मौजूद है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अब सोल रिंग्स पर ध्यान नहीं देते। लेकिन मिस्टर बीबी बताता है कि अभी भी एक ऐसी क्लास है जिसे हम नोबल क्लास कहते हैं, उन लोगों ने सोल गाइडेंस को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। यूहो से भी ये बात एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, इसलिए वो हैरानगी के साथ कहता है कि वैसे लोग ऐसा क्यों करेंगे, जिस पर मिस्टर बीबी कहता है कि लोगों ने सोल गाइड को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया ताकि उनकी जिंदगी आसान हो जाए, क्योंकि बस थोड़ी सी सोल पावर का इस्तेमाल करके वो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकते हैं। यूहो यहाँ पर इन लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद अपने मन में सोच रहा था कि टांगिया कभी भी सोल गाइडेंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और ये बात सही भी है। लेकिन क्या हिडन वेपन्स और सोल गाइडेंस दोनों को कंपेयर करवाना जरूरी है? यहाँ इसी तरह की बातें सोचते हुए आखिरकार ये लोग शेक एकेडमी तक पहुँच गए थे, जहाँ पर पहले से एक जूनियर डेसिपल यहाँ इन लोगों का इंतजार कर रहा था। वो मिस्टर बीबी को देखकर खुश होते हुए कहता है कि सीनियर बीबी आप यहाँ पर आ गए, जिस पर मिस्टर बीबी भी मुस्कुराते हुए कहता है कि इससे मिलो, ये है यूहो, हमारे टांग सेट का नया मेंबर, और हम इसका यहाँ शेक एकेडमी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। ये सुनते ही वो जूनियर डेसिपल बहुत ही ज्यादा इज्जत के साथ इन्हें अपने साथ ले जाना शुरू कर देता है, जिस पर यूहो अपने मन में सोच रहा था कि मिस्टर बीबी की तो बहुत ही ज्यादा इज्जत है। अंदर जाते हुए पूरी की पूरी शेक एकेडमी काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन तभी अचानक मिस्टर बीबी वहाँ पर मौजूद 7 स्टैचूज की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, यूहो ये 7 शेक डेविल वो डेसिपल्स है जिनकी वजह से शेक एकेडमी इतनी ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुँच पाई। साथ ही साथ बीबी ने वहाँ पर मौजूद 7 शेक डेविल्स का इंट्रोडक्शन भी करवाना शुरू कर दिया था, जहाँ सबसे पहले वो मिस्टर डाई का बताता है। वो बताता है कि इन्हें गॉड ऑफ वॉर भी कहते हैं, जो कि कैट गर्ल के हस्बैंड है। यहाँ पर ये सुनकर यूहो अपने मन में कहता है कि इनके बारे में तो मैंने सुना था, ये हमारे ड्यूक फैमिली के एंसेस्टर है, यानी कि मैं इन्हीं की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तभी अचानक उसे याद आता है कि उसने तो ड्यूक मेंशन को छोड़ दिया, इसलिए वो फौरन से कहते हैं कि नहीं, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इसके बाद मिस्टर बीबी हुजिन के बारे में बताते हैं, जो कि गॉड ऑफ फिनिक्स थे, साथ ही साथ ऑस्कर के बारे में, जो कि गॉड ऑफ फूड थे। यहाँ दूसरी तरफ ज़्यावियो का भी इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि ये सॉफ्ट रैबिट, जो कि टांगसेन की बीवी भी थी, कैट गर्ल जो कि मिस्टर बाई की वाइफ है, और साथ ही साथ एक पावरफुल गॉड भी है। इसके बाद आखिर में आती है निंगरोंग, जो कि फूड गॉड ऑस्कर की वाइफ होने के साथ साथ 9 कलर गॉडेस भी है। लेकिन इन सब का लीडर इन सब से अलग था, जिसका नाम है टांगसेन। वो असुरा गॉड होने के साथ सी गॉड भी था। यहाँ यूहो टांगसेन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, साथ ही साथ उसके दिल में टांगसेन के लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत थी। यहाँ शेक डेविड सेवंस को देखने के बाद ये लोग आगे की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर इन्हें 3 और स्टैचूज दिखाई देते हैं। मिस्टर बीबी बताते हैं कि ये तीनों वो पहले डीन और टीचर्स हैं जिन्होंने शेक एकेडमी की बुनियाद रखी। साथ ही साथ इन लोगों की दोस्ती की मिसालें तो आज तक दी जाती है, जबकि इनकी टीम को कहा जाता था गोल्डन आयरन ट्राइएंगल। इन सब लोगों का इंट्रोडक्शन करवाने के बाद मिस्टर बीबी अपने साथ यूहो को आगे की तरफ लेकर जाता है, जहाँ शेक एकेडमी में 2 ब्रांचेस दिखते हैं। पहले ब्रांच के बारे में मिस्टर बीबी बताते हुए कहता है कि इसे सोल मास्टर ब्रांच कहते हैं, जबकि दूसरी तरफ सोल गाइडेंस ब्रांच है। दोनों के नाम से यहाँ पर मालूम हो रहा है कि दोनों ब्रांचेस क्या काम करते हैं, जबकि साथ ही साथ मिस्टर बीबी ये भी बताता है कि शेक एकेडमी 2 हिस्सों में डिवाइड है, जिसे आउटर शेक एकेडमी एंड इनर शेक एकेडमी कहते हैं। अभी तक हम लोग आउटर शेक एकेडमी में मौजूद है। इनर शेक एकेडमी में जाना कोई आसान काम नहीं, हर 6 साल में एक दफा एग्जाम होता है। अगर तुम लोगों ने उस एग्जाम को पास कर लिया तो शायद तुम लोग इनर एकेडमी तक जा पाओ। यहाँ गोल्डन एंसेस्टर ट्री की तरफ देखते हुए मिस्टर बीबी बताता है कि मैं और टांगिया भी अभी तक आउटर डेसिपल्स है। इनर शेक एकेडमी का बस एक ही मोटो है कि वो सिर्फ मॉन्स्टर्स को ट्रेन करते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर जा पाऊँ। यूहो ये जानने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है कि मिस्टर बीबी और टांगिया आप दोनों तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, अगर इतने पावरफुल होने के बावजूद भी अभी तक आप इनर डेसिपल नहीं तो आखिर इनर डेसिपल कैसे होते हैं? जिस पर मिस्टर बीबी बताता है कि इनर शेक डेविल एकेडमी का
डेसिबल बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 10 लाख वॉरियर में से सिर्फ एक ही ऐसा कर पाता है। मैच से कुछ साल पहले स्टार फॉरेस्ट में एक किन्ने डेसिबल से मिला था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसने सिर्फ अपने बेयर हैंड्स का इस्तेमाल करते ही 3 मिलीनियम स्पिरिचुअल बीस्ट को जान से मार दिया था। और ये भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे नर अकेडमी से ऐसा टास्क दिया गया था कि उसे एक दिन के अंदर ये सब कुछ करना है। यहाँ ये लोग इसी तरह से बातें करते हुए सोल गार्डियंस की डिपार्टमेंट तक पहुंच गए थे, जहाँ पर उसे फाउंड करने वाले फाउंडर्स के स्टैचूज भी लगाए हुए थे। मिस्टर बी और इन लोगों की यहाँ तक पहुंचने से पहले ही उस जूनियर डेसिबल ने सारी की सारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दी थी। साथ ही साथ वो यूहो का यूनिफॉर्म और बैच भी लाकर यहाँ पर मिस्टर बीबी को दे देता है, जिससे मिस्टर बीबी यूहो को पकड़ाते हुए कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ तुम्हें यहाँ पर मजा आए। साथ ही साथ मिस्टर बीबी बताता है कि 3 दिन बाद तुम्हारी क्लासेस शुरू होगी। अभी के लिए इस बिल्डिंग के पीछे हॉस्टल है, जहाँ पर तुम्हारे लिए मैंने रूम बुक कर दिया, तुम वहाँ पर जाकर रह सकते हो। साथ ही साथ तुम्हारे फर्स्ट ईयर की सारी फीस भी हमने अदा कर दी, लेकिन आगे से तुम्हें खुद का ख्याल खुद ही रखना है। जिस पर यूहो मिस्टर बीबी का शुक्रिया अदा करता है। मिस्टर बीबी यहाँ पर यूहो से कहता है कि अब मुझे और तांगिया को चलना है ताकि हम लोग रिपोर्ट कर सके। तांगिया यहाँ पर टीचर्स के नेम पढ़ने के बाद समझ गई थी कि यूहो को पढ़ाने वाली मिसेस जाओ होगी, जो कि एक प्योर डबल टीचर है। उसे तो अभी से यूहो पर तरस आ रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ यूहो अपने दोस्तों से अलग होकर हॉस्टल की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिससे यूहो सवाल करते हुए पूछता है कि ग्रैंडपा क्या आप बता सकते हो कि रूम नंबर 201 कहाँ पर है। वो बूढ़ा आदमी यहाँ पर यूहो को देखकर बताता है कि 2nd फ्लोर का फर्स्ट रूम। साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि ये लड़का तो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यूहो उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है। और आजकल की जनरेशन इतनी पोलाइट बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो अपने रूम के सामने पहुँच गया था, जहाँ उसका बैच एक्टिवेट होकर दरवाजा खोल देता है और ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ही चल रहा था, जो कि रूम के अंदर आते ही यूहो को मालूम हो जाता है वो जगह बहुत ही ज्यादा एडवांस और खूबसूरत थी। यूहो तो इस जगह आकर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था। साथ ही साथ उसकी खिड़की से बाहर का नजारा भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इन सारी खूबसूरत चीजों को देखते हुए अचानक से यूहो को मिस्टर बी की बात याद आ जाती है, जहाँ मिस्टर बी ने यूहो से कहा था कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। यूहो ये सोचकर अपने बेड पर बैठते हुए कहता है कि मुझे ज़ुआंटियन स्ट्राइक टेक्निक की कल्टीवेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि उससे मेरी मैंडेरियन नोड ज्यादा ओपन हो रहे हैं। यूहो ये सोचते हुए जैसे ही उस टेक्निक की कल्टीवेशन करना शुरू करता है, तभी अचानक वहाँ पर टियानमिंग भी यूहो के पास आ गया था, जो कि यूहो से कहता है कि हाँ ये स्किल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि ज़ुआंटियन स्ट्राइक टेक्निक से तुम्हारी हेल्थ पहले से ठीक हो चुकी है। साथ ही साथ पर्पल डीमन आइज तुम्हारी स्पिरिट आइज के लिए काफी ज्यादा कंपैटिबल है। अपनी मार्शल स्पिरिट आई और इस डबल आई को कंबाइन करने की वजह से तुम्हें बेसिक अटैकिंग सोल स्किल भी मिल सकती है। यहाँ टियानमिंग की ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर यूहो उसका शुक्रिया अदा करता है, जबकि दूसरी तरफ टियानमिंग यहाँ पर यूहो से कहता है कि ठीक है अब मैं सोने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम जिस रास्ते में प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हो वो ठीक है, और अगर तुमने कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू लेवल पर पहुंच गए और तुम्हें दूसरी सोल रिंग चाहिए तब मैं जाग जाऊंगा। यहाँ यूहो टियानमिंग के सोने का सुनकर कहता है कि अगर मुझे तुम्हारी जरूरत हुई फिर मैं तुम्हें कैसे जगाऊंगा। जिस पर टियानमिंग कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अगर तुम्हारी जान जरा सी भी खतरे में आई तो मैं फौरन तुम्हें बचा लूंगा। और ये कहती है टियानमिंग बहुत ही जरा क्यूट तरीके से अपनी जगह पर सो गया था। मुझे तो टियानमिंग नोबिता का दूसरा भाई लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो वापस से होश में आ गया था और अब उसे कल्टीवेशन करते हुए शाम भी हो चुकी थी। साथ ही साथ यूहो सोचता है कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, इसलिए वो वहाँ पर पड़ा हुआ यूनिफॉर्म पहनकर सीधा मेस की तरफ चला जाता है ताकि वो अपने लिए कुछ खाने को ले सके। लेकिन वहाँ पहुंचने पर यूहो को मालूम होता है कि उसके पास तो बहुत ही कम सिल्वर कॉइन्स है, जिससे वो ज्यादा कुछ खाने के लिए नहीं खरीद सकता। एक डिसेंट सा खाना खाने के बाद यूहो बाहर की तरफ निकलते हुए कहता है कि मिस्टर बीबी ने मुझे यहाँ एडमिशन तो दिलवा दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे क्लासेस के बाद थोड़ा बहुत कुछ काम भी करना चाहिए ताकि मैं अपने लिए तो पैसे कमा सकूं। ये कहते हुए यूहो वापस अपने रूम की तरफ आ ही रहा था, तभी अचानक वो देखता है कि उसकी रूम की लाइट्स ओपन थी, जिससे उसे समझ आ जाता है कि उसका सेकंड रूममेट भी आ चुका है, जिसके बारे में यूहो एक्साइटेड होते हुए फोन से अपने रूम के दरवाजे के बाहर पहुंच गया था। और यहाँ इससे पहले कि यूहो अपने दरवाजे को नॉक भी कर पाता, तभी अचानक वो दरवाजा खुद ही ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से यूहो का सेकंड रूममेट निकल कर बाहर आ गया था। उसके बाल काफी ज्यादा खूबसूरत थे, साथ ही साथ वो भी काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था। और दोस्तों इस कैरेक्टर का नाम है वांग डोंग। अगर आप लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ जानते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि इसकी सारी हिस्ट्री और स्टोरी तो मैं आगे आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में बता ही दूंगा। जिसके साथ ही हम लोग अपने आज की इस एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो देखकर जरा सी भी खुशी और मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्द अपने इसी चैनल पर अपलोड कर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 4। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले 3 एपिसोड नहीं देखे, उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जाकर चेकआउट कर लो। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, तांगिया यूहो को एक स्टोरेज बेल्ट दे देती है, साथ ही साथ उसने यूहो का एडमिशन श्रेक एकेडमी में भी करवा दिया था। लेकिन रास्ते में चलते हुए मिस्टर बीबी यूहो को बताते हैं कि ये आउटर श्रेक एकेडमी है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके इनर श्रेक एकेडमी तक खुद को पहुंचाना होगा,
यहाँ तक मिस्टर बीबी एंड टांगिया भी अभी तक नहीं पहुँचे। इसके बाद हमने देखा कि यूहो अपने हॉस्टल रूम आ जाता है जहाँ पर उसका सेकंड रूममेट अभी तक नहीं आया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो खाना खाकर वापस आ रहा था और वो अपने रूम का दरवाजा जैसे ही ओपन करने की कोशिश करता है उसका रूममेट निकलकर बाहर आ जाता है, जो कि दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की हो। और जो मेरी इस बात को समझ गया वो आगे इसके बारे में किसी को ना बताए। हम देखते हैं कि यूहो भी यहाँ अपने रूममेट की खूबसूरती देखकर थोड़ा सा चौंक गया था, पर साथ ही साथ यूहो नोट करता है कि उसका रूममेट तो काफी ज्यादा रूड है, क्योंकि यूहो ने उससे कहा था कि हाय मैं आपका रूममेट हूँ, जिसके बदले में वो रूममेट कोई भी जवाब ना देते हुए कहता है कि मेरे 5 रूल्स हैं। अगर तुम मेरे साथ इस रूम में रहना चाहते हो तो तुम्हें ये रूल्स मानने होंगे। पहला ये कि तुम बिना वजह के लोगों को यहाँ रूम में नहीं लेकर आओगे। दूसरा ये कि तुम रूम में बिना कपड़ों के नहीं फिरोगे। तीसरा ये कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। चौथा ये है कि तुम सोते हुए खराटे बिल्कुल भी नहीं लोगे। पांचवा और आखिरी ये है कि रूम की सफाई तुम ही करोगे, बस तुम मेरे बेड को नहीं छू सकते। क्या तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ आ गई? जिस पर यूहो कहता है कि मैं आखिर तुम्हारी बात क्यों मानूंगा, जिस पर उसका रूममेट कहता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी पिटाई करके तुम्हें लात मार के यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। यूहो को भी उसकी ये बात सुनकर अब गुस्सा आ गया था, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम कोशिश ही करना चाहते हो तो चलो नीचे आ जाओ, मैदान में हम देख लेते हैं। वो रूममेट भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन नीचे जाने से पहले वो यूहो से कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हारी पिटाई करूँ क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर यूहो एटीट्यूड के साथ कहता है लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना नाम बताना होगा। जिस पर वो रूममेट बताता है कि मेरा नाम है वांगडोंग। वांगडोंग का नाम सुनकर यूहो बताता है कि मेरा नाम है यूहो, जो सुनकर वांगडोंग कहता है कि सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि जल्द ये नाम श्रेक एकेडमी से गायब होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ही फाइट करने के लिए नीचे मैदान में आ गई थी, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी भी बैठा हुआ था। मैदान में ये दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो गई थी, जहाँ वांगडोंग आगे की तरफ बढ़ते हुए यूहो पर हमला करना शुरू कर देता है। वांगडोंग की रफ्तार यहाँ पर काफी ज्यादा तेज थी, जिससे यूहो के लिए नॉर्मल आंखों से देखना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि यूहो ने अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। वो बूढ़ा आदमी भी यहाँ इन दोनों की फाइट को नोट करते हुए कहता है कि यूहो की बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद भी इस लड़की के स्किल्स कमाल के हैं। दूसरी तरफ सोल डिटेक्शन की वजह से हम देखते हैं कि यूहो अब वांगडोंग के अटैक्स को डॉज कर पा रहा था, लेकिन वांगडोंग इतनी आसानी के साथ हार कहाँ मानता है। वो बहुत ही तेजी के साथ हमला करते हुए यूहो से कहता है कि क्या बस तुम यही कर सकते हो? ये कहती ही वांगडोंग ने अपनी रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। अब यहाँ वांगडोंग के हमलों से बचने के लिए हम देखते हैं कि यूहो ने अपने टांग सेट की शैडो डांसिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से यूहो की रफ्तार भी तेज हो चुकी थी। साथ ही साथ यूहो यहाँ तेजी के साथ मूव करते हुए एक जोरदार किक के साथ वांगडोंग पर हमला भी कर देता है, लेकिन वांगडोंग ने उसे किक करते हुए ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वांगडोंग बहुत ही ज्यादा चालाकी के साथ यूहो को कॉम्बो लगाते हुए जमीन पर पटक देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो की बॉडी ने कांपना शुरू कर दिया था। यूहो समझ चुका था कि अगर सब कुछ जैसे ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ खड़ा वांगडोंग ये सब देखते हुए भी रुकता नहीं। वो लगातार आगे बढ़ते हुए यूहो पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूहो ने भी अपने गोस्ट हैंड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे इस्तेमाल करने का मौका उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि वांगडोंग लगातार उस पर हमले करती जा रही थी। यूहो उसके हमलों से बचने के लिए जंप करते हुए एज पर पहुंच जाता है, जहां यूहो का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो नीचे गिर गया था। ये देखकर वांगडोंग भी उसे देखने के लिए तेजी से भागता हुआ वहां पर आ जाता है, लेकिन ये सब तो यूहो की एक चाल थी, क्योंकि जैसे ही वांगडोंग उसकी आंखों में देखता है यूहो ने अपनी थर्ड टेक्निक सोल शॉक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वांगडोंग का सर चकरा चुका था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए यूहो जंप करते उसे नीचे गिरा देता है। साथ ही साथ वो उसके ऊपर बैठकर कहता है कि तुमने हार मानी। वांगडोंग तो यूहो को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर गुस्से के साथ कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे छुआ कैसे? लेकिन दूसरी तरफ यूहो बेचारा क्या ही समझ पाता, वो वांगडोंग से कहता है कि हार मान लो तभी मैं दूर हटूंगा, जिस पर वांगडोंग कहता है ठीक है मैं हार गया। यहाँ यूहो कहता है कि शुक्र करो मैंने अपने डैगर का इस्तेमाल नहीं किया, वरना तुम जिंदा भी ना बच पाते। साथ ही साथ यूहो अपने हाथ वांगडोंग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि और जैसा कि तुमने अपने 5 शर्तों के बारे में बताया तो मैं उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं तुमसे डरता हूँ, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे रूममेट हो और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये कहते उसने वांगडोंग को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था, जबकि साथ ही साथ यूहो कहता है कि दोबारा कभी भी मेरी बेइज्जती मत करना। ये कहने के बाद वो अपने रूम की तरफ रवाना हो गया था, जबकि दूसरी तरफ वांगडोंग लगातार उसी को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी आसानी के साथ
ऐसे हार गया। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ सुबह के 7:30 बज चुके थे। यूहो अपने बेड पर बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि वानडोंग क्लास के लिए तैयार होते हुए यूहो से कहता है कि क्या तुम्हें क्लास नहीं जाना, जिस पर यूहो उससे सवाल करते हुए पूछता है कि क्लास कब शुरू होने वाली है। वानडोंग कहता है कि बस 30 मिनट में, जिस पर यूहो कहता है ठीक है फिर तुम जाओ, मैं थोड़ी देर और प्रैक्टिस करके आऊंगा। वानडोंग उसकी ये बात सुनकर उसे बेवकूफ कहते हुए हॉस्टल के बाहर आ गया था, जहाँ पर कुछ साइकिल्स पड़ी हुई थी। वो उनमें से एक साइकिल को एक्टिवेट करते हुए क्लास की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ रास्ते में बैठी हुई लड़कियां वानडोंग को देखकर कहती है कि वाओ ये लड़का कितना हैंडसम है। लेकिन वानडोंग उन लड़कियों पर ध्यान न देते हुए अपनी क्लास तक पहुंच जाता है, जहां अनाउंसमेंट होती है कि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और जो भी स्टूडेंट लेट होगा उसे क्लास में एंटर होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ नेक्स्ट सीन में हम यूहो को देखते हैं जो कि तेजी के साथ भागता हुआ अपनी क्लास की तरफ आ रहा था। क्लास को बंद होने में बस 5 ही सेकंड बचे थे, लेकिन यूहो वक्त रहते ही क्लास में पहुंच जाता है, जबकि वानडोंग भी पहले से क्लास में आ चुका था। वहाँ पर मौजूद लड़कियां भी वानडोंग को हैंडसम और खूबसूरत कह रही थी। थोड़ी देर में अब इन लोगों की प्रोफेसर भी वहाँ क्लास में आ चुकी थी, जो आते साथ ही कहती है कि मेरा नाम है जाओ यी, मैं तुम लोगों की हेड टीचर हूँ और मैं तुम लोगों को पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मैं बेवकूफ लोगों को ट्रेनिंग नहीं कराती, मैं बस मॉन्स्टर्स को ही ट्रेन करती हूँ। इसलिए इस क्लास में मौजूद यूजलेस लोग मेरे एग्जाम को बिल्कुल भी पास नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ वो यहाँ पर सवाल करते हुए पूछती है कि कल रजिस्ट्रेशन डे वाले दिन किस किसने फाइट की, जो सुनकर यूहो और वानडोंग घबरा चुके थे। वो ना चाहते हुए अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। वो समझ चुके थे कि अब हमें पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन मिस जाओ यी उन दो लोगों को खड़ा होता हुआ देखकर कहती है कि सिर्फ 2। वाओ इस बार मुझे कितने यूजलेस लोग मिले हैं। साथ ही साथ वो ऊंची आवाज में कहती है कि सिर्फ वही डेसिबल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे जो कि दूसरों को चैलेंज करके खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाए। बाकी तुम सब लोगों ने मुझे निराश किया, इसलिए तुम सब लोग खड़े होकर मैदान के 100 राउंड लगाओगे। जो सुनकर वानडोंग के चेहरे पर तो एक मुस्कान आ चुकी थी। वो खुश हो चुकी थी जैसे कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया था। लेकिन बाकी के डेसिबल हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या मजाक है, हम लोगों ने तो कुछ किया भी नहीं था। तभी मिस जाओ यी कहती है कि जिसने 100 राउंड वक्त पर नहीं लगाए मैं उसे एकेडमी से एक्सपेल कर दूंगी। ये सुनकर वहाँ का एक डेसिबल खड़ा होकर कहता है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हो, हमने लड़ाई नहीं की, इसकी वजह से हमें पनिशमेंट मिल रही है, ये कहाँ का कानून है। जिस पर वो टीचर कहती है कि ये मेरा कानून है और अगर तुम इसे नहीं मानना चाहते तो मेरे साथ आकर फाइट कर लो। और ये कहती उन्होंने अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लिया था, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उनके पास 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग भी मौजूद है। सारे डेसिबल उन्हें देखकर डर के मारे वहाँ से भागकर राउंड लगाने के लिए पहुँच गए थे, जबकि इसके बाद मिस जाओ यी यहाँ इन दोनों को भी अपने पास बुला लेती है, जहाँ वो इन लोगों से कहती है कि अच्छा तो तुम दोनों ने आपस में फाइट की, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुम दोनों के बीच फाइट क्यों हुई। जिस पर यूहो कहता है कि हम दोनों रूममेट्स हैं और हम दोनों के बीच थोड़ी सी आर्गुमेंट हो चुकी थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने फाइट की। मिस जाओ यी ये सुनकर कहती है कि तुम लोग एक दूसरे को चैलेंज करके ही प्रोग्रेस कर सकते हो, ये काफी अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों को आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। चलो तुम लोग भी मैदान में जाकर 100 राउंड लगाओ। जिस पर हम देखते हैं कि वानडोंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर हम लोगों ने तो फाइट की, फिर हम क्यों राउंड लगाए। जिस पर मिस जाओ यी कहती है कि मैंने कब कहा कि तुम लोग राउंड नहीं लगाओगे, मैंने तो ये कहा था कि तुम लोग दूसरों से स्पेशल हो, इसलिए तुम लोगों को अपने 100 राउंड्स कंप्लीट करने के लिए बाकी लोगों से कम टाइम मिलेगा। यहाँ पर वानडोंग को ये सुनकर गुस्सा आ गया था, वो तो अभी भी बहस करने वाला था, लेकिन यूहो उसे हाथ से पकड़कर अपने साथ बाहर की तरफ खींचता हुआ भागना शुरू कर देता है। जिस पर वानडोंग उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे खींचकर बाहर क्यों लाए। जिस पर यूहो कहता है कि पहला तो ये कि तुम उन्हें बहस में नहीं हरा सकते हो, दूसरा ये कि तुम उनसे फाइट भी नहीं जीत सकते, तो बिना वजह बात करने का क्या ही मकसद, तुम्हारा टाइम ही जाया होना था। अगर तुम शेक एकेडमी में रहना चाहते हो तो बिना वजह अपना टाइम जाया करने के बजाय हमें अपने 100 राउंड्स पूरे करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मैंने अपने सेट लीडर से सुना था कि मिस जाओ यी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उन्होंने हमें ये असाइनमेंट दिया, अगर हमने ये कंप्लीट ना किया तो वो सच में हमें शेक एकेडमी से निकाल देगी। वानडोंग समझ चुका था कि यूहो जो कुछ भी कह रहा है वो सब सही है, इसलिए वो यूहो से दोस्ती करने के लिए उससे बातें करते हुए कहता है कि वैसे ये बताओ कि लास्ट टाइम जो तुमने सोल टेक्निक यूज की थी आखिर वो थी क्या। साथ ही साथ वानडोंग ने यहाँ पर यूहो की मार्शल सोल के बारे में कई सवाल कर दिए थे, जिस पर यूहो कोई जवाब ना देते हुए कहता है कि तुमने अपनी कोई सोल टेक्निक इस्तेमाल नहीं की, ऐसा क्यों। जिस पर वानडोंग कहता है कि न्यू फ्रेशमेंस में से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरी ताकत का मुकाबला कर सके, और वैसे भी तुम्हारे पास तो बस सिर्फ 10 साल पुरानी ही सोल रिंग है, तो भला मैं अपनी सोल टेक्निक का तुम पर इस्तेमाल कैसे कर सकता था। जिस पर यूहो उससे कहता है कि हाँ, और भूलना मत कि तुम उस 10 साल पुराने सोल रिंग से हार चुके हो। वानडोंग ये सुनकर मुंह बनाते हुए कहता है कि हाँ वो तो मैं भूल ही गया था। इसके बाद वो बात को बदलने के लिए यूहो के पास आकर कहता है कि वैसे तुमने मुझे उस चुड़ैल से बचाया, तो इसलिए अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ी मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जिस पर यूहो कहता है कि मुझे तुम्हारी हिफाजत की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर वानडोंग मुझसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही रूड नहीं हो रहे। यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मैं कभी भी ऐसी बात ना करता अगर तुम मुझे बराबर
बराबर का समझते, जिस पर वनडोंग कहते हैं कि उसके लिए तो मुझे माफी कर दो क्योंकि बचपन से लेकर आज तक कोई भी मेरी एज का मेरी बराबरी नहीं कर पाया। यूहो उसकी ये बात सुनकर कोई जवाब ना देते हुए यूही आगे की तरफ रवाना हो गया था, जो देखकर अब वनडोंग को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए इन सब लोगों से आगे निकल गया था, जबकि साथ ही हम यहाँ पर इन भागते हुए डेसिबल में ग्रीन कपड़ों वाली लड़की जियाओ जियाओ को भी देखते हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्वीन मेडुसा और जियावियन की एक बेटी होगी जिसका नाम भी जियाओ जियाओ है। हो सकता है कि ये वही लड़की हो, लेकिन आगे की डिटेल तो हमें बाद में ही जानने को मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस जियाओ इन सब लोगों पर नजर रख रही थी और ये सारे के सारे डेसिबल यूं ही अपने राउंड्स को कंप्लीट करते जा रहे थे। काफी जरा टाइम गुजर जाता है, जहां अब हम देखते हैं कि यूहो तो बुरी तरीके से थक चुका था, लेकिन दूसरी तरफ वनडोंग ने हार नहीं मानी। वो यूं ही तेजी के साथ भागते हुए सबसे पहले ही राउंड्स क्लियर कर लेता है, जहां उसने अपनी फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर ली थी। और भी बहुत सारे डेसिबल्स ने अपने राउंड्स को कंप्लीट कर लिया था। वो सब लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे। यूहो भी अपने आखिरी राउंड पे था, उसकी हिम्मत ऑलमोस्ट टूट चुकी थी, लेकिन वो हार ना मानते हुए यूं ही आगे बढ़ता जा रहा था। वनडोंग उसे देखकर कहता है कि आखिर ये लड़का क्या कर रहा है, इसी तरह चलता रहा तो ये तो जल्द ही हार जाएगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वनडोंग की बॉडी सच में बहुत ही बुरी तरीके से थक चुकी थी। यूहो तो अपनी जगह पर बेहोश होकर गिरने ही वाला था, लेकिन वनडोंग उसके पीछे आकर उसे वहीं पर पकड़ लेता है। साथ ही साथ वो यूहो से कहता है कि चलो अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बॉडी को लाइट करो। जो कहते ही वनडोंग ने अपने बटरफ्लाई विंग्स को बाहर निकाल लिया था। यहाँ पर वनडोंग की ये खूबसूरत विंग्स देखकर सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। मिस यावी भी उन बटरफ्लाई विंग्स को देखकर कहती है कि कभी भी मैंने ऐसी मार्शल सोल किसी के पास नहीं देखी, ये काफी ज्यादा यूनिक है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वनडोंग ने भी यूहो को उसका लास्ट राउंड कंप्लीट करवा दिया था, जिसके बाद ये दोनों ही बहुत बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे। यूहो को वनडोंग का ये रूप देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस यावी कुछ डेसिबल का नाम लेती है और साथ ही कहती है कि चलो अपना सामान पैक करो, तुम लोगों को अकेडमी से बाहर निकाला जा रहा है। जो सुनकर उनमें से एक डेसिबल भड़कते हुए कहते हैं कि आखिर मुझे क्यों, मैंने तो 100 के 100 राउंड भी कंप्लीट किए जैसा कि आपने कहा था। जिस पर मिस यावी कहती है कि तुमने क्या समझा कि मैं तुम लोगों पर नजर नहीं रख रही, मैंने देख लिया था क्योंकि तुमने सोल गाइड साइकिल का इस्तेमाल करते हुए अपने 2 राउंड कंप्लीट किए थे, यानी कि तुमने 100 नहीं बल्कि 98 राउंड्स कंप्लीट किए हैं। वो स्टूडेंट ये बात सुनने के बावजूद भी कहता है कि हाँ अगर किए भी तब भी आप इस छोटी सी बात के लिए मुझे एकेडमी से नहीं निकाल सकती। जिस पर मिस यावी कहती है कि एक वॉरियर के पास उसकी ईमानदारी और ताकत दोनों होनी चाहिए, सिर्फ ताकत से वो जीत नहीं सकता। अगर हमने तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेट करने दिया तो तुम इस कंट्री के लिए सिर्फ डिजास्टर्स ही लेकर आओगे। तुम लोग शेक एकेडमी में पढ़ना डिजर्व नहीं करते क्योंकि तुम लोगों ने चीटिंग की, इसलिए मैंने जिस जिसका नाम लिया है वो फौरन यहाँ से अपना सामान पैक करके निकल जाए। जो सुनकर उनमें से एक डेसिबल कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने यूहो का नाम नहीं लिया, उसने भी तो चीटिंग की। जिस पर मिस यावी कहती है कि नहीं उसने कोई चीटिंग नहीं की, वनडोंग ने उसकी मदद की और अगर कोई अपनी मर्जी से तुम्हारी मदद करना चाहता है तो ये उसका फैसला है। इसलिए मैंने जिन जिन का नाम लिया है वो फौरन अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाओ और बाकी के डेसिबल फौरन अपने अपने क्लास पहुँचो। जो सुनकर वनडोंग और यूहो भी अपनी क्लास के लिए रवाना हो गए थे। रास्ते में भागते हुए यूहो कहता है कि ये टीचर तो वाकई में बहुत ज्यादा क्रूर है। साथ ही साथ यूहो वनडोंग का शुक्रिया अदा कर रहा था क्योंकि आज के दिन अगर वनडोंग उसकी मदद ना करता तो शायद यूहो को भी शेक एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाता। वनडोंग यूहो की ये बात सुनकर कहता है कि नहीं शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं क्योंकि तुमने भी मेरी मदद की थी, अगर तुम मेरी मदद ना करते तो मैं भी अपना टाइम वहाँ जाया कर देता, फिर शायद मैं भी अपने राउंड्स कंप्लीट ना कर पाता। हम दोनों ने ही एक दूसरे की मदद की। यहाँ इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ सारे डेसिबल क्लास में पहुंच चुके थे और मिस यावी भी वापस आने के बाद कहती है कि यूहो खड़े हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हारी सोल पावर्स क्या है। जिस पर यूहो खड़ा होकर बताता है कि मेरा सोल लेवल 11 है। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट शॉक हो गए थे। वनडोंग अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है, मैं एक ऐसे डेसिबल से हार गया जिसकी सोल पावर लेवल बस 11 है। साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है फिर आखिर से यहाँ पर एडमिशन कैसे मिला क्योंकि शेक एकेडमी में एडमिशन के लिए भी लेवल 15 होना जरूरी है। मिस यावी यहाँ पर बताती है कि हाँ तुम सब लोगों ने सही सुना, इसका लेवल 11 है। इसे स्पेशल एडमिशन 10 सेट की वजह से मिला। ये बहुत ही ज्यादा बहादुर है क्योंकि ये यहाँ तक पहुँच पाया। साथ ही साथ वो कहती है कि तुम लोग जब तक मेरे टास्क को कंप्लीट करते रहोगी तब तक ही तुम लोग शेक एकेडमी में टिके रहोगे, जैसे ही तुम लोग फेल होते जाओगे तुम्हें शेक एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। ये कहने के बाद यूहो को वो अपनी सीट पर बैठने के लिए कह देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ इन लोगों की फर्स्ट क्लास शुरू हो चुकी थी, जहाँ मिस जियावी इन लोगों को पढ़ाना शुरू कर देती है और बाकी के सारे डेसिबल भी मन लगाकर अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे थे। कुछ घंटों की यूं ही लगातार क्लास चलने के बाद आखिरकार क्लास का टाइम खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे डेसिबल लूटकर क्लास से बाहर जा रहे थे। तभी अचानक मिस जियावी यहाँ पर यूहो को रोकते हुए कहती है कि यूहो तुम जल्दी से मेरे ऑफिस आओ। जो सुनकर यूहो थोड़ा सा हैरान जरूर हो गया था कि आखिर मिस जियावी को मुझसे क्या
क्या काम है, वो मुझे अपने ऑफिस क्यों बुला रही है, उसकी इसी बेचैनी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।